हमारे यादव समाज के मित्र यदुवंशी और सभी हमारे संगठन, समाज के संगठन, आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला है और आपकी बात सुनने का भी मौका मिला। कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई, क्योंकि स्थानीय भाषा में आप कह रहे थे, तो कुछ तो समझ पाया, कुछ को ट्रांसलेट करवाया और ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा समझ में ना आया हो, लेकिन आपका दिल हमको समझ में आ गया है। इसलिए जब मन और दिल समझ लेता है तो भाषा अपने आप समझ में आ जाती है। आप सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातों को रखा है और आपने आशा जगाई है कि उन बातों को पूरा करने की हमारी जिम्मेवारी है, हम पूरा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो क्रम भी हमने रखा है, कुछ लोगों ने मुझे लिखित रूप में दिया है और कुछ उस पेटी में आपने डाला है। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी आपने लिख के दिया है वह पार्टी के काम भी आएगा, समाज के काम भी आएगा और आपकी बताए रास्ते पर पार्टी। तो मैं देख रहा था कि मूल बात क्या है। मूल है कि नेतृत्व का विचार क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई भाषण दे रहा हूं या मैं सुन रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, इसका आपके पास आधार क्या है। मेरी पार्टी करेगी कि नहीं करेगी, इसका आधार क्या है। इसका आधार एक ही हो सकता है, वो है पार्टी की सोच में मूल नीति क्या है। मूल नीति है मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलना है, सबका समावेश करना है और सबको आगे बढ़ाना है, ये हमारी नीति। अब दूसरी ओर क्या है? भेद डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है। फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ा रही है। इसलिए विश्वास किस पर करना और किस पर नहीं करना, ये आपने तय कर लिया, मैं जानता हूं, तभी आप यहां आए हैं। लेकिन आप जहां आए हैं वो सही आए, क्योंकि सबको समावेश करके चलने की ताकत सिर्फ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आप विश्वास रखिए कि हम सब लोग सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास भी करेंगे और सभी को मूल रूप से उसका स्थान देने का भी प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा होगा बहुत सी समस्याएं जिसको समावेश करने का प्रयास किया। वो कैसे किया? हर एक समाज की समस्या में अंततः क्या समस्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड जिसको हम कहते हैं सुदृढ़ीकरण, उसको एम्पावर करना, यही है ना, सशक्तिकरण। अब अगर आप ये सशक्तिकरण के विषय को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 5-6 सालों में मोदी जी ने सभी को सशक्तिकरण करने का काम किया है। अब वो कैसे? चाहे वो आप जनधन योजना उठा लीजिए। आप बताइए, इस जनधन योजना ने कोरोना में 20 करोड़ बहनों के खाते में 1,500 रुपए डाला कि नहीं डाला? अब वो कौन थे? वो सब गरीब लोग थे, सभी समाज के लोग थे, सभी समाज के लोग थे और सबकी व्यवस्था की गई, 20 करोड़ बहनों के खाते में डाला गया। आप बताइए, कोरोना के दौरान ही 8 करोड़ बहनों को मुफ्त में 3 सिलेंडर्स 3 महीने के लिए दिए कि नहीं दिए? उनके चूल्हा जलने का इंतजाम किया कि नहीं किया? और वो सभी समाज के लोग थे जिनके लिए व्यवस्था की गई।
उसी तरीके से 80 करोड़ की जनता को दिवाली तक और छठ तक 5 किलो अनाज यानी गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति 80 करोड़ की जनता को छठ और दिवाली तक का इंतजाम किया कि नहीं किया? यह समाज के सभी लोगों के लिए किया कि नहीं किया? यह समाज का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? इस बात को हमको जानना चाहिए, इस बात को हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़, वैसे तो 8 करोड़ 60 लाख लोगों को दे दिया गया, लेकिन 10 करोड़ किसानों के लिए यह व्यवस्था की गई है। दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि ममता जी ने, ममता की सरकार ने इसको किसानों को यहां बंगाल में लागू नहीं होने दिया है और आपको वंचित रखा है। अब आपका जिम्मा बनता है, अप्रैल में आप वापस हो, उनको वापस करो, बीजेपी को लाओ, 1 महीने के अंदर किसान सम्मान निधि हम आपको लागू करके देंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। कितने किसान हैं यहां पर? 76 लाख, 76 लाख, 76 लाख लोगों को वंचित रखा है। किसने वंचित रखा है? एक मुख्यमंत्री ने, वेस्ट बंगाल के। आप बताइए, आयुष्मान भारत, हमारे 10 करोड़ 74 लाख परिवार हैं, 55 करोड़ लोग हैं। इन 55 करोड़ लोगों में कौन कौन है जरा आप देखिए, आप देखिएगा, आपके समाज से सब लोग होंगे। रेडी वाला, फेडी वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बाल काटने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, कारपेंटर, हमारा मेड सर्वेंट जो गांव में घर में महिलाएं काम करती हैं, हमारा घर में काम करने वाला सर्वेंट, रैग पिकर, रैग पिकर यानी जो कूड़े में से जो सामान निकालता है और उसको बेचता है, वो रैग पिकर। ऐसे लोग जो किसी जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर, रिक्शा चलाने वाला, ऐसे 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना, हर साल 5 लाख रुपए का पूरे परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर परिवार को दिया है। इस बात को समझना चाहिए, ये इतना बड़ा काम किया। लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता उससे वंचित है। क्यों? ममता जी, अब मैं बार बार बोलता हूं, हमारे को बाबुल सुप्रियो बोलता है कि आप बोलते हैं, कैसे नहीं बोलूं, बोलना पड़ता है। अब ममता जी को बोलो कि आयुष्मान भारत देंगे, ममता जी बोलती होबे ना, होबे ना, होबे ना, की होबे ना, होबे, अप्रैल माह से होबे, होबे, होबे होके रहेगा, अप्रैल महीने में होके रहेगा। वो आप करेंगे, पहले कमल पर आप दबाएंगे, बाद में आयुष्मान पर हम दबाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं क्या तरीका। इसलिए मित्रों, सबसे पहले सशक्तिकरण की दृष्टि से जब हम देखते हैं, अब आप बताइए, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, लगभग 1,000 गांव आपके वेस्ट बंगाल के थे। मोदी जी ने बिजली पहुंचा, 22 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी आजाद भारत में। 22 करोड़, 22 करोड़ के घर में मुफ्त तार भी दिए, खंबा भी दिया और बिजली घर तक पहुंचाई, मीटर लगा करके दिया। 22 करोड़ लोगों को यह मोदी जी ने करके दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। किसका भला हुआ? कौन था जिसके घर में बिजली नहीं थी? गरीब आदमी। उसको सशक्तिकरण कैसे हुआ? बिजली सिर्फ घर में बिजली नहीं आती, घर में बिजली आती है तो टेलीविजन भी आता है, घर में बिजली आती है तो फ्रिज भी आता है, घर में बिजली आती है तो विकास भी होता है, घर में बिजली आती है तो बच्चा पढ़ने वाला भी बनता है। इसलिए सशक्तिकरण का माध्यम बनती है बिजली, ये समझना चाहिए। और वो काम मोदी जी ने 22 करोड़ घरों को पहुंचाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और जिम्मेवारी किस पर दी? जिम्मेवारी अधिकारी पर दी कि उसका काम है कि वो बिजली पहुंचाए। हमारे जमाने में क्या होता था? अफसर एहसान मारता था कि जैसे तुम्हारे घर में बिजली पहुंचा दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब क्या हो गया? मोदी जी ने कहा दे लिया। हर यहां पर बैठे बाबुल सुप्रियो जी बैठे, देवश्री चली गई, हर कैबिनेट के मीटिंग में मोदी जी पूछते थे, बताओ 1000 दिन में हमने 18,000 गांव में बिजली पहुंचानी है। हर कैबिनेट के मीटिंग में पूछते थे, बताओ कितने गांव आगे बढ़े, बताओ कितने गांव आगे बढ़े। अधिकारियों को काम करना पड़ा। फर्क क्या पड़ा? मेरे जमाने में हम बिजली मांगने जाते थे गांव में,
हम एमएलए थे तो हम लोगों को बोलते थे कि जाओ जाकर के बिजली ले आओ, तो अफसर क्या बोलता था, तार है तेरे पास? नहीं, पहले जा तार खरीद के आओ। फिर तार आ गई, फिर बोलता था खंबा उठाने के लिए आदमी है तुम्हारे पास? बोले नहीं। बोले जाओ गांव के लोगों को लेके आओ, सारे गांव में लेकर खंबा को अपने कंधे पर रख करके लेके गांव में जाओ, तब हमारा लाइनमैन आएगा खंबा लगाने के लिए, और तब जाकर के बिजली लगती थी। मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ गया कि अब अफसर जाता है घर में, आपके यहां बिजली नहीं है, आप इस पर फॉर्म पर साइन करो, मैं आपको बिजली दूंगा, और 5 दिन के अंदर बिजली पहुंचाता है। यह परिवर्तन आया है, इस बात को हमको समझना चाहिए, यह हमारा अंतर आया। इसलिए मित्रों, जहां तक सशक्तिकरण का सवाल है, गरीब का सशक्तिकरण, अब ये 44 करोड़ खाते बैंक के खुल गए, 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंच गया। दिव्यांग जन, हमारे वृद्धा पेंशन वाले लोग और हमारे ये जो विधवा बहनें थी, इनको 1-1 हजार रुपए कोरोना के दौरान पहुंचाने की व्यवस्था की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था की, इसको हमको समझना चाहिए। अभी आप लोगों ने चर्चा की, बहुत सी मैं चर्चाएं सुन रहा था, किसी ने चर्चा की कि किसानों के बारे में, खेती के बारे में चर्चा की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हाँ, कोल्ड स्टोरेज की बात की कि कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। आत्मनिर्भर पैकेज में, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अपने गांव में जो विकास का काम कराना चाहेगी, जिससे किसान का भला होता है, वह उस 1 लाख करोड़ रुपए से होगा। यह ध्यान में रखिए। एक नहीं, कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा और जनरल स्टोरेज भी बनेगा, इस तरीके की व्यवस्था होगी, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अब जैसे आत्मनिर्भर पैकेज की बात है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। टोटल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। 1 लाख करोड़ रुपए उसमें उन्होंने इसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए रखा है, किसान के फार्म गेट के लिए रखा है। उसी तरीके से 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ ये जो ठेला चलाते हैं ना, जो रेडी लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, इनके लिए व्यवस्था की गई है, ताकि यह अपने जीवन में ठीक से खड़े हो सकें। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। अभी आप लोगों ने बहुत सी बात की, आपने कहा कि हमारे यहाँ बांग्लादेश से आ रहा है और हमारा जो हैंडलूम है वो नष्ट हो रहा है। मित्रों, इसकी भी व्यवस्था की गई है। आप वोकल फॉर लोकल आपको होना पड़ेगा। वर्ल्ड ब्रांडिंग हम कराएंगे, और यह वर्ल्ड ब्रांडिंग भी आत्मनिर्भर पैकेज के तहत होगा। और मैं अपने सांसदों से कहूंगा कि वेस्ट बंगाल की जो जो चीजें लोकल हैं, उनकी सूची बनाइए, उनकी योजना बनाइए, उसका रोड मैप तय कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास दिलाती है, और भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उनकी वर्ल्ड ब्रांडिंग भी कराएगी और उसके मार्केट भी बढ़ाएगी। इस बात का भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह भी हम करेंगे। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें इसलिए सुना रहा हूं और बता रहा हूं कि आपकी चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने समग्रता में, होलिस्टिक अप्रोच में, सबको साथ लेकर के चलने का जो योजना बनाई है, उसमें आप सब लोग भी जुड़े हैं, शामिल हुए हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे। जहां तक आपने चाय के बागान के बारे में बातचीत की, हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने बातचीत की, हमारे यदुवंशी लोगों ने बातचीत की, चाय के बागान की दृष्टि से मिनिमम वेजेस के बारे में बातचीत की है। मित्रों, पहले शायद 40 कोड लेबर लॉज अलग अलग थे, अब उसको हम लोगों ने 4 में सीमित कर दिया है। और आपके यहां होता था प्लांटेशन लेबर एक्ट, अब प्लांटेशन लेबर एक्ट को खत्म कर दिया है और मिनिमम वेजेस एक्ट में ही उसको डाल दिया है। इसलिए चाय के बागानों को भी वही लेबर मिलेगी और वही दाम मिलेगा जो मिनिमम वेजेस एक्ट में होगा, उससे वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ये कानून में परिवर्तन हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जैसे आपने नारायणी सेना की बातचीत भी की है, निश्चित रूप से आपने रखा है, मैं भी आपकी बात को आवाज दूंगा और उसकी ताकत के साथ हम रखेंगे। जहां तक CAA का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट, आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण
थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। हाँ, कुछ बातें आपने जैसे देवेंद्र नाथ जी के बारे में चर्चा की, वो भी हमारे समाज के प्रतिनिधि थे, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी है, एक देवेंद्र नहीं है, ये हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए देवेंद्र की टीस अपने दिल में है और उसका हम कानूनन उसको निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। इस बात का भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक हमारे गोरखा समाज का सवाल है, मैं उनका धन्यवादी हूं। उन्होंने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और हमारी जिम्मेवारी होती है। उनके जो दो बातें हैं उनको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी रखा है। एक तो उसमें से राजनीतिक समाधान और परमानेंट सॉल्यूशन करने की बात कही गई है, और दूसरा ये जो 11 जनजाति गोरखा की हैं उनको रिकॉग्निशन की बातचीत की है। दोनों हमारे संकल्प पत्र में है और दोनों हम पूरा करेंगे, दोनों के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम उसके लिए कमिटेड हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। जहाँ तक यदुवंशी समाज के डेवलपमेंट बोर्ड का सवाल है, निश्चित रूप से हमारी सरकार जब आएगी तो उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसी ने नहीं दिया, दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और संवैधानिक दृष्टि से उसको रोकने का काम किया है। किसान सम्मान निधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कोल जाति के लोगों का उनको समावेश करने की बात है, उसको भी जरूर हम करेंगे। एक सुझाव आया कि सिंकोना एक बहुत मेडिसिनल हर्ब है जिसका उपयोग होना चाहिए। मित्रों, ये सब चीजें करने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कर सकते हैं। इसलिए हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आई, हमने बद्दी को एक मेडिसिनल हब में परिवर्तित कर दिया। उसी तरीके से हमारी सरकार आएगी तो हम यहां भी एक मेडिसिनल हब बनाएंगे और हर्ब्स के साथ साथ और बाकी चीजों को भी उसमें जरूर रखेंगे। इस बात को हम आगे करने वाले हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। रेलवेज के बारे में चर्चा हुई है। आज ही सवेरे मेरी बात भी हुई थी रेल मंत्री से, और क्योंकि मेरे पास आपके डिमांड्स, आपकी जो चार्टर था वो आया था जिसमें आप लोगों ने अलग अलग तरीके से सारी बातें रखी थी, तो दिल्ली से चलने से पहले मैंने हमारे रेल मंत्री जी से बात की थी। उनका कल ही ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी वो ठीक थे और उन्होंने 4 दिन के लिए आराम के लिए छुट्टी मांगी। हमने कहा 4 नहीं, आप 1 सप्ताह लगाओ। तो वो रेलवेज के सिलसिले में उन्होंने बातचीत की। हमारी बात उनके साथ तय हुई है कि अभी विजयदशमी के बाद हमारे सारे जो सांसद हैं उत्तर बंगाल के, ये सभी के साथ पीयूष जी के साथ बैठेंगे और उत्तर भारत के, उत्तर बंगाल के जो रेलवे की समस्याएं हैं वो सारी की सारी पूरी की जाएंगी। इसको भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो आप समाज के लोगों की समस्याएं हैं उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करेंगे। मुख्य धारा में आप सबको लाने के लिए जो भी आवश्यक है और जो जो चीज़ें रही हैं उसको पूरा करेंगे। आज जो आपके सुझाव आए हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे, उसकी भी हम साइंटिफिक स्टडी करके सारी चीज़ों का एक होलिस्टिक पैकेज बना करके हम पूरा करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बना करके पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं जो मैंने पहले कहा कि बहुत सी चीज़ें यहां के वर्तमान सरकार के कारण खटाई में पड़ी हुई है, उनके कारण दबाया गया है। उन्होंने यहां भी सभी समाज को, देखो मेरे पास जानकारियां हैं, सभी समाज को तोड़ने का उन्होंने काम पकड़ा है। सभी के यहां अप्रोच किया गया है। किसी संगठन को पैसे देने का प्रलोभन दिया गया, किसी को कहा गया कि तुम इस डिमांड को छोड़ दो, किसी को कहा गया कि तुम इस डिमांड को उठाओ, किसी को कहा गया कि बताओ तुम्हारे लिए हम ये कर देते हैं, तुम इनसे अलग हट जाओ। ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? ये वो लोग करते हैं जो जान जाते हैं, पूरे 4 साल आपका दमन करते हैं और चुनाव के 5वें साल में लुभावने नारे देते हैं। ये है टीएमसी। और बीजेपी वो है जो कहती है वो करके देती है, उसको पूरा करती है।
वह समाज को जोड़ती है, टीएमसी समाज को तोड़ती है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबका विकास करने का प्रयास करते हैं, सबको विश्वास में लेते हैं। वो लोग तोड़ करके, समाज को बांट करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और वोट बैंक की अब आपने देखा होगा हिंदू समाज के प्रति कितना आघात ममता जी की सरकार ने इतने समय तक रखा। अब जब समझ में आ गया कि हमारे को इसमें नुकसान हो रहा है, तो हर समाज को अब जोड़ने के लिए किसी तरीके से उनको फुसलाने का प्रयास हो रहा है कि नहीं हो रहा है?